Optimal presents Cyberwar, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. 2 सितंबर साल 2010 जापान से एक फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती है। फ़्लाइट से एक आदमी उतरता है और सीधे होटल हयात रीजेंसी पहुंच जाता है। हयात में कमरा बुक करके ये आदमी रात वहीं गुजारता है। अगली सुबह एक कार होटल तक आती है और कुछ ही देर बाद दिल्ली के मोती नगर इलाके तक ये कार पहुंचती है। वहाँ सामने एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है। आदमी अंदर जाता है और ट्रेनिंग सेंटर की फ़ीस मालूम करता है। एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए करीब 1.5 लाख रुपए की फ़ीस है। साथ में लॉज का खर्चा अलग से है, लेकिन इस व्यक्ति के पास पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद ये शख्स ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला ले लेता है और इसी सेंटर के लॉज में उसके रहने की व्यवस्था भी हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक हैकिंग की ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग का वक्त 7 दिनों का था, लेकिन छठे दिन ये आदमी अचानक वापस होटल हयात की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर ट्रेनिंग सेंटर के मालिक को एक मेल भेजता है। मेल में दर्ज था कि उसकी तबीयत खराब है और इसीलिए वो वापस जापान जा रहा है। आदमी फ्लाइट पकड़कर भारत से निकल जाता है और फिर दोबारा कभी भारत नहीं लौटता। ट्रेनिंग सेंटर के मालिक के लिए ये एक आम ग्राहक था। कई विदेशी लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए वहां आते थे, इसीलिए उस वक्त उसने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन उसकी आंखें चौंधी आती हैं कुछ साल बाद, जब अमेरिका से खबर आती है। वहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। कुछ दिन बाद टीवी स्क्रीन पर एक चेहरा फ्लैश करता है जिसके नीचे नाम लिखा होता था एडवर्ड स्नोडन। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 21 जून है और आज की तारीख का संबंध है अमेरिकी विसल ब्लोअर एडवर्ड जोसेफ स्नोडन से। आज ही के दिन साल 1983 में स्नोडन का जन्म हुआ था। आज हम जानेंगे स्नोडन का भारत से कनेक्शन, क्यों वो इंडिया में कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने आए थे और जिन खुफिया दस्तावेजों का स्नोडन ने खुलासा किया उनमें भारत से जुड़ी कौन सी जानकारियां थीं। इन दस्तावेजों में एक जगह पाकिस्तान का भी जिक्र है, लेकिन वो सब जानने से पहले स्नोडन की कहानी जानते हैं। स्नोडन के करियर की शुरुआत हुई साल 2003 में। उस साल मार्च में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। फौज में नौकरियां निकली तो 20 साल के स्नोडन ने आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान पैर में चोट लग गई और उन्हें बाहर होना पड़ा। इसके बाद साल 2005 में स्नोडन को एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। इत्तेफाक देखिए, मेरीलैंड सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जहां स्नोडन गार्ड की नौकरी कर रहे थे, उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA की मदद से चलाया जा रहा था। स्नोडन कंप्यूटर गीक हुआ करते थे और यहीं पर बचपन का ये शौक उनके काम भी आ गया। हुआ यूं कि 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए आतंकी हमले के बाद NSA अपना टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मजबूत करने की कोशिश में था और इसके लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक रिक्रूट्स को हायर किया जाता। अब संयोग ऐसा बन गया कि स्नोडन की NSA के IT डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई। काम सिर्फ टेक्नीशियन का था, लेकिन तनख्वाह तगड़ी थी। स्नोडन ने इस दौरान BMW कार खरीदी, एस्टोनिया की एक रॉक स्टार के साथ अफेयर किया, लंदन, रोमानिया जैसी जगह घूमते रहे। फिर 2007 में उन्हें जिनीवा के CIA दफ्तर में काम करने के लिए भेजा गया, डेप्यूट किया गया। जिनीवा में काम करते हुए उन्हें पहली बार CIA के तौर तरीकों का वाकई में पता चला कि कैसे काम करती है एजेंसी। स्नोडन ने देखा कि CIA अपना मतलब निकालने के लिए कैसे लोगों को फंसाती है। उस दौरान एक बैंकर को CIA ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक मामले में फंसाया और केस रफा दफा करने के बदले उससे अपना काम निकलवा लिया। इन सब कारस्तानियों को देखकर साल 2009 में स्नोडन ने CIA से इस्तीफा दिया। हालांकि स्नोडन को तब पता नहीं था कि जल्दी CIA से दोबारा उनका पाला पड़ जाएगा। CIA को छोड़ने के 2 महीने बाद ही स्नोडन की नौकरी डेल कंप्यूटर्स में लग गई। डेल CIA और NSA के प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी और स्नोडन को भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में लगाया गया। स्नोडन अब CIA में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करने लगे। यहाँ से स्नोडन जापान और वहाँ से भारत कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, ये समझने के लिए तब के हालात पर आपको गौर करना होगा। साल 2010 वो साल था जब पहली बार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का राज खुला। तब विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने अमेरिकी सेना का एक वीडियो लीक कर दिया। वीडियो बगदाद का था, जिसमें दिख रहा था कि मिलिट्री पायलट ने साल 2007 में बगदाद में 2 आतंकियों को निशाना बनाया था, लेकिन असल में ये लोग आतंकी नहीं थे। ये रॉयटर्स के पत्रकार थे जिन्हें आतंकी समझकर मार दिया गया था। विकीलीक्स का ये पहला बड़ा खुलासा था। आने वाले महीनों में न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन समेत कई अखबारों ने अफगानिस्तान और इराक वॉर लॉग्स पर रिपोर्ट छापी। अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल्स से पता चला कि किस तरह इराक और अफगानिस्तान में कोलैटरल डैमेज यानी सामूहिक निषेध के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया था। ये सुन के आपको लगा होगा कितने कायदे की पत्रकारिता है। उसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कायदे की पत्रकारिता में इस तरह की रिपोर्टिंग भी शामिल होती है जिन चीज़ों को नॉर्मली हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ढक कर रखते हैं। वापस किस्से पर आते हैं।
अफगानिस्तान और इराक के वार लॉग्स और डिप्लोमेटिक केबल्स को लीक करने वाली शख्स का नाम था चेल्सी मैनिंग, जो जूलियन असांज तक ये सीक्रेट जानकारी पहुंचा रही थी। जब अमेरिका में ये सब चल रहा था, एडवर्ड स्नोडन जापान में थे, जहां उन्हें एक एंटी साइबर स्पाई सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए भेजा गया था। विकीलीक्स केबल की खबरें उन तक भी पहुंच रही थी और स्नोडन को मालूम था कि सीआईए के तहखाने में इससे भी बड़े राज छुपे हैं, क्योंकि सीआईए तो क्लैंडस्टीन ऑपरेशंस करती है। यहीं पर शायद स्नोडन ने फैसला कर लिया था कि वो इन सब जानकारियों को पब्लिक डोमेन में लाएंगे। उसी साल सितंबर महीने में स्नोडन ने भारत का दौरा किया। स्नोडन नई दिल्ली की अमेरिकन एम्बेसी में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम करने आए थे। संभवतः यह काम भी सर्विलांस से जुड़ा हुआ था, क्योंकि सालों बाद स्नोडन के लीक किए गए दस्तावेजों में से एक सर्विलांस प्रोग्राम का पता चला था। स्टेट रूम नाम का यह प्रोग्राम विदेशों में अमेरिकन एम्बेसी में लगे उपकरणों से उन देशों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करता था। इन डॉक्यूमेंट से बात भी सामने आई कि एनएसए ने अमेरिका में भारतीय एम्बेसी की भी जासूसी की थी। हालांकि इन सब दावों के आगे संभवतः लगाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इन बातों को वेरीफाई करने से रहा, वो कोई भी इसको ऐसी चीज़ों को कोई वेरीफाई नहीं करता है। ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं और आपको अपना आकलन लगाना पड़ता है। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट ऑफ यूएस कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं। भारत में रहते हुए स्नोडन ने दिल्ली स्थित कॉनिंग सॉल्यूशंस नाम के एक ट्रेनिंग सेंटर में हैकिंग की ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करने और सॉफ्टवेयर में कमियों का फ़ायदा उठाना सीखा। ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने बताया कि वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम को परखना चाहते हैं ताकि उसे अपनी कंपनी में लागू कर सकें। स्नोडन ने सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। स्मार्ट 6 दिन के हैकिंग कोर्स के दौरान स्नोडन ने मैलवेयर, वायरस आदि को रिवर्स इंजीनियर करना सीखा। स्नोडन ने जूस और फ्रॉग्स जैसे कोड लिखने की भी मंशा जताई थी। अब ये सारी बातें कुछ अजीब थी, क्योंकि जिन प्रोग्राम्स को वो सीखना चाहते थे उन्हें अधिकतर ऑनलाइन क्राइम और लोगों की इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए उपयोग किया जाता था। स्नोडन ने स्पाई आई नाम का एक कोड भी सीखा, जिससे फर्जी वेब पेज बनाकर लोगों की बैंक डिटेल्स, लॉगिन पासवर्ड्स आदि चुराए जाते हैं। 9 सितंबर तक कोर्स करने के बाद स्नोडन अपने होटल लौट गए और 10 की सुबह ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, लेकिन उन्होंने बीमारी की बात बोलकर आने से इनकार कर दिया और 11 तारीख को जापान वापस गए। 2011 में स्नोडन जापान से अमेरिका पहुंचे। अब तक उन्होंने टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराने का मन बना लिया था। इसके लिए टॉप सीक्रेट क्लियरेंस की ज़रूरत थी। क्लियरेंस मिलते वक्त आपको अपने विदेशी दौरों, किन लोगों से मुलाकात की, ये सब बताना पड़ता है। लेकिन स्नोडन ने अपनी दिल्ली ट्रिप की जानकारी डिस्क्लोज नहीं की, ना ही ट्रेनिंग कोर्स के बारे में उन्होंने बताया। अप्रैल 2012 में डेल के लिए काम करते हुए स्नोडन ने पहली बार एनएसए की सीक्रेट फाइल्स डाउनलोड करना शुरू किया और इसी के साथ उन्होंने फाइल्स को पब्लिक में लाने की तैयारी भी शुरू की। इसके लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता थी, वरना संभव था कि वक्त से पहले ही एनएसए को इसकी खबर लग जाती और सब किए किराए पर पानी फिर जाता। ध्यान रखिए, आप जासूसों की जासूसी करने के बारे में सोच रहे हैं। 1 दिसंबर 2012 की बात है। गार्डियन के लिए काम करने वाले एक पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड को उनके लैपटॉप पर एक ईमेल मिलता है। ईमेल में लिखा था कि ग्रीनवॉल्ड अपने लैपटॉप में एक पीजीपी एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। ग्रीनवॉल्ड ने इस अजीब से ईमेल को इग्नोर किया। इसके बाद स्नोडन ने लॉरा पोइट्रस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री मेकर को संपर्क किया। लॉरा विकीलीक्स से जुड़ी हुई थी, इसलिए पहले तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक झूठी पहचान बताकर स्नोडन ने बताया कि वो एक हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और उनके पास एनएसए की खुफिया जानकारी है। इसी बीच फरवरी 2013 में स्नोडन ने एक और बार नौकरी बदली। उन्होंने बूस एलन हैमिल्टन नाम की एक कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये भी एनएसए की कॉन्ट्रैक्टर थी और इस नौकरी को लेने के पीछे स्नोडन का एक खास मकसद था। यहाँ स्नोडन ने सिस्टम एडमिन के रूप में काम करना शुरू किया था। इस पोजीशन पर काम करने का ये फायदा था कि स्नोडन को थंब ड्राइव लाने ले जाने की इजाज़त मिल गई। वैसे भी जो एडमिन पोजीशन पे काम करते हैं उनको काफ़ी सारी क्लियरेंस होती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। बूस हैमिल्टन की हवाई स्थित फैसिलिटी में स्नोडन ने सिर्फ 3 महीने काम किया। यहाँ स्नोडन को दुनिया भर की उन सभी मशीन्स का एक्सेस मिल गया जिन्हें एनएसए ने हैक करके रखा हुआ था। यहाँ से स्नोडन ने लगभग 17 लाख टॉप सीक्रेट फाइल्स डाउनलोड की और इसके बाद प्लान करना शुरू किया अपना एस्केप प्लान। स्नोडन ने अपने एम्प्लॉयर से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और सीधे हांगकांग चले गए। इस दौरान स्नोडन लगातार लॉरा पोइट्रस के संपर्क में रहे। स्नोडन ने शर्त रखी थी कि लॉरा को इस काम के लिए ग्लेन ग्रीनवॉल्ड को मनाना पड़ेगा। जब ग्रीनवॉल्ड तैयार हुए तो स्नोडन ग्रीनवॉल्ड से हांगकांग आने को कहते हैं, लेकिन ग्रीनवॉल्ड इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब स्नोडन एक इनक्रिप्टेड लैपटॉप पर ग्रीनवॉल्ड को कुछ फाइल्स भेजते हैं जिन्हें देखकर ग्रीनवॉल्ड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन फाइल्स में साफ दिख रहा था कि एनएसए अमेरिकी नागरिकों की जासूसी कर रही थी और इस बारे में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में
झूठ भी बोले थे। इसके बाद 3 पत्रकार हांगकांग के लिए रवाना होते हैं। एक होटल के एक कमरे में मुलाकात होती है और 6 जून 2013 को दुनिया के सामने पहली बार इस स्टोरी का खुलासा होता है। पहली खबर से पता चला कि एक अमेरिकन फ़ोन कंपनी ने लोगों की कॉल डिटेल्स एनएसए को दे दी। जैसे ही ये खबर खुली, अमेरिका में हंगामा हो गया। अब तक किसी को पता नहीं था कि ये जानकारी किसने लीक की थी। 8 जून के रोज़ एनएसए को अंदाज़ा हुआ कि ये काम स्नोडन का हो सकता है या उन्हीं का है। अगले ही दिन टीवी पर आकर स्नोडन ने अपनी पहचान दुनिया के सामने जाहिर कर दी थी। वैसे इसके बाद धीरे धीरे और एक एक करके खुलासे होते गए। पता चला कि एनएसए दुनिया के किसी भी फ़ोन को हैक कर उसके माइक्रोफोन और कैमरा के जरिए जासूसी कर सकती थी। उस टाइम ये एक्सेस था, अभी भी हो सकता है, हु नोस। आगे जाकर पता चला कि एनएसए जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों की भी जासूसी कर रही थी। केबल्स लीक होते ही अमेरिकी सरकार ने स्नोडन को गद्दार घोषित कर दिया। ऑब्वियसली कई लोगों के लिए वो हीरो थे तो कई लोगों के लिए रूस के एजेंट। हांगकांग में कुछ दिन रहने के बाद स्नोडन ने कई देशों से असाइलम की गुजारिश की, इनमें भारत भी था। लेकिन रूस को छोड़कर कोई असाइलम देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यूएस से दुश्मनी कौन लेता। स्नोडन ने जिन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया उनमें भारत का भी जिक्र था। साल 2017 में अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट इंटरसेप्ट ने स्नोडन का लीक किया हुआ एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, जिसके अनुसार अमेरिका भारत के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर नज़र बनाए हुए था। दस्तावेजों से पता चला कि अक्टूबर 2004 में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक एनएसए साइट रेनफॉल ने भारत की न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी का पता लगा लिया था। इसके बाद थाईलैंड में मौजूद एक फॉरेन सैटेलाइट कलेक्शन फैसिलिटी लेमनवुड ने इस साइट से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी। इस सर्विलेंस से 2005 में एनएसए को सागरिका और धनुष न्यूक्लियर मिसाइल का पता चल गया था, जबकि इनकी टेस्टिंग इसके कई साल बाद हुई। धनुष का टेस्ट तो 2016 में जाकर के हुआ था। सागरिका क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। सागरिका एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLMB है और धनुष समुद्र से लॉन्च की जाने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है। ये दोनों मिसाइल इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन्हीं डॉक्यूमेंट से ये भी पता चला कि 2005 में पाकिस्तान एनएसए का पार्टनर था। हालांकि ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एनएसए ने भारत से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान के साथ भी शेयर की होगी। जून 2022 यानी कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तारीख का ये एपिसोड, तब स्नोडन रूस में है। आए दिन वो गवर्नमेंट सर्विलेंस आदि से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं, जिनमें पेगासस और आधार के मुद्दे पर दी गई राय शामिल है। एडवर्ड स्नोडन के बारे में और जानना चाहते हैं तो सिटीजन 4 नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्नोडन की आत्मकथा परमानेंट रिकॉर्ड को भी आप चेक कर सकते हैं। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।